नमस्कार दोस्तों, एमपी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नए सेशन के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी बैच 2021 का मॉडल पेपर लेकर विथ सॉल्यूशन के साथ आपके सामने आए हैं। और हम ऑलरेडी एक मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसी वीडियो के मिल जाएगी। दोस्तों, मॉडल पेपर लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम आपको सॉल्यूशन के साथ दे ही रहे मॉडल पेपर। तो आप इस वीडियो को पॉज करके अगर चाहें तो क्वेश्चन स्वयं पहले लगाएं और बाद में सॉल्यूशन देखें। अगर आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो सॉल्यूशन है ही आपके पास। बाकी इससे आपको आपकी तैयारी का पता चलता है कि आप कितने प्रिपेयर हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे मॉडल पेपर पहला क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करते हैं। यदि 686 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिनके अनुपात 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 है, तो पहला भाग क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें अनुपात दिया है, तो हम पहले अनुपात को क्या करते हैं, जो बटे में अनुपात है, इस अनुपात को क्या करते हैं, हम एक समान रेशियो में बना लेते हैं। तो चलिए इस समान रेशियो बनाते हैं। तो 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 इस प्रकार दिया है, जिसे हम यहाँ पे बटे 1 कर सकते हैं, यहाँ पे बटे 1 कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सबसे नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं, जो अपान में वैल्यू है 2 3 1 1 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 3 6, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा। तो इसका समान रेशियो और एलसीएम लेकर इसमें क्या करते हैं कि ऊपर वाली संख्या से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब यहाँ पे अगर 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आता है, 6 आ जाता है। तो एलसीएम जब 6 आ जाता है तो उस 6 को क्या करते हैं, 6 मल्टीप्लाई 1/2 अनुपात 6 मल्टीप्लाई 2/3 अनुपात 3 मल्टीप्लाई 6/1 मल्टीप्लाई अनुपात 4 मल्टीप्लाई 6 अनुपात 1, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 रेशियो, इसका क्या हो जाएगा 4 रेशियो, इसका 18/24, अर्थात इसका रेशियो कैसे बन जाएगा, 3/4/18/24 बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसे क्लीन कर लेते हैं और हमारा रेशियो क्या बन जाता है, 3/4/18/24 बन जाता है। तो चलिए यहाँ पे हमारा रेशियो क्या आ गया था, 3/4/18/24। क्या हमें टोटल वैल्यू कितनी दी है, 686। अगर मतलब इसमें क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि इन सभी का योग 686 दिया है। ठीक है, तो इन सब का योग कितना होता है, 7 और 18 जोड़ते हैं और 24 जोड़ते हैं तो क्या आता है, 49 हो जाता है। तो 49 के बराबर यहाँ पे क्या दिया है, 686 दिया है। तब हम इसकी एक रेशियो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक रेशियो वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, एक रेशियो वैल्यू हमारी यहाँ हो जाती है 14। यहाँ पे एक रेशियो वैल्यू 14 हो गई। तो बोला है हमें, क्या बोला क्वेश्चन से, तो पहला भाग क्या होगा। तो पहला भाग क्या है, 3 रेशियो है, तो यहाँ 3 रेशियो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू हो जाएगा 14 3 42 हो जाएगा, 14 42। ठीक है ना, जो कि हमारा ऑप्शन थी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन है हमारा, 84 मीटर लंबी किसी रस्सी को 7:5 के अनुपात में बांटा जाए तो लंबे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। सेम यही तरीका इसमें भी अपनाते हैं दोस्तों, कि इसमें हमारे पास रेशो क्या दिया है, 7:5 दिया है और 84 मीटर, टोटल रस्सी की लंबाई कितनी दी है, 84 मीटर। तो
इसका मतलब एक भाग इसका ए है, एक भाग रस्सी का ए कहलाएगा। तो हमें दोनों भाग, टोटल भाग की लंबाई कितनी दी है? 84 मीटर। इसका मतलब यदि हम 7 + 5 करें तो इसकी बराबर कितना दिया है? 84 दिया है। 7 × 5 क्या होता है? 12 होता है। 12 यूनिट की रेशियो की वैल्यू कितनी दी? 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 84 दी है। ठीक है दोस्तों, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 7 निकल आएगी। 12×7 = 84। तब हमें क्या बोला है कि बांटा जाए तो लंबे टुकड़े की लंबाई, तो इसमें लंबा टुकड़ा क्या है? 7 है। तो 7 यूनिट की वैल्यू की निकालना पड़ेगा, तो 7 × 7। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 7 7 × 49। इसका मतलब होता है कि जो बड़े टुकड़ा है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 49, जो कि ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन हमारे पास है जिसे हम सॉल्व करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन जरूर आता है, देख लीजिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया साइन थीटा, साइन 5 - cos 5 = 0 है। तो साइन की पावर 4 5 + cos की पावर 4 5 + tan² 5 का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है साइन 5 - cos 5 = 0 दिया है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? साइन 5 कर सकते हैं = cos 5 कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो साइन 5 और cos 5 किस वैल्यू पर बराबर होते हैं? यदि 5 = 45 हो, साइन 45 पर क्या होता है? 1/√2 वैल्यू होती है, और cos 45 पर भी क्या होती है? वैल्यू 1/√5 होती है। मतलब साइन अगर थीटा थीटा की जगह 45 होता है, तो साइन 45 पर और cos 45 पर दोनों वैल्यू क्या होती है? सेम होती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ 5 की जगह 45 लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही 5 की जगह 45 का इस पर जो हमें नीचे जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, उसी पर हम 5 की जगह 45 डिग्री पुट करते हैं। चलिए साफ कर लेते हैं। और यहाँ पे साइन की यहाँ पे लिखा है, तो इसमें पुट कर देते वैल्यू। तो 5 = 45। चलिए, तो साइन की पावर 4 45 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस कॉस की पावर 4 45 हो जाएगा, प्लस टेन की पावर 2 45 हो जाएगा। तो यहाँ साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है, इसके पावर 4, प्लस कॉस की वैल्यू कितनी होती है? cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है, इसकी पावर 4, और प्लस 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो 1/2। ठीक है, इसके जब स्क्वायर पावर 4 करेंगे तो स्क्वायर से 2 रूट कैंसिल हो जाएगा, और 2 की पावर 2 1/4 हो जाएगा। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1। तो यहाँ 4 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 1 मान के, तो एलसीएम 4 आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि हम कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी? एलसीएम अपन 4 आ जाएगा, और बचेगा ऊपर यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि बटे में 4 है, और प्लस क्या यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 1 5 1 6, मतलब 6/, यहाँ पे हो जाएगा 6/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, मतलब 3/2 जो होगा, क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर है, जिसे हम सॉल्व करते हैं। यह टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी गति ज्ञात करना। चलिए, तो इसे चलिए देखते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है दोस्त, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 110 मीटर लंबे ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई यहाँ पे दी नहीं है, तो ट्रेन की लंबाई क्या मान लेते हैं हम? स्पीड मान लीजिए, यस बराबर मान लेते हैं। स्पीड बराबर ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म जो लंबाई है दोनों ऐड हो जाती है। तो ट्रेन की लंबाई एल मान लिए, और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? 110 मीटर है, तो इसे 110 मान लिए। चलिए ठीक है, और टाइम कितना दिया है? 13.5 सेकंड पे करती है। ठीक है दोस्त, तो ये पहली स्पीड हो गई। दूसरी क्या बोल रहा है कि
दूसरी यहाँ पे बोल रहा है 205 मीटर लंबी है। अब दूसरी स्पीड इसमें दी है क्या कि 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार करती। तो हम दूसरी स्पीड निकाल लेते हैं इससे कि यस टू इक्वल क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई यल ही रहेगी प्लस 205 मीटर क्या है प्लेटफॉर्म लंबा है, ठीक है ना। तो और इसे कितने समय पार करती है, 18.25 सेकंड पार करती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि हमें रेलगाड़ी गति याद करनी है, तो यस दोनों यस को क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम क्या करते हैं, पूरा क्लीन कर लेते हैं और चलिए यहाँ पे कर लेते हैं कि यल प्लस 110 बटे 13.5 इक्वल टू एल प्लस 205 बटे 18.25, ठीक है। ये दोनों स्पीड बराबर हो गई एक दूसरे के। तब क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं। तो इधर क्या हो जाता है कि 13.5 का मल्टीप्लाई यल से हो जाएगा, 13.5 हो जाएगा, यहाँ 18.25 यल हो जाता है, ठीक है। और इन दोनों को क्या करते हैं, और इसका 13.5 का मल्टीप्लाई 205 से करते हैं और 18.25 का मल्टीप्लाई 110 से करते हैं। तो जब इसका मल्टीप्लाई करके इसे घटाते हैं तो हमारे पास कुछ वैल्यू आती है, क्योंकि हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि 18.25 मल्टीप्लाई बाई एल प्लस 1110 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 13.5 मल्टीप्लाई बाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे क्रॉस एल प्लस एल प्लस 205, ठीक है ना। यहाँ पे अब इसकी वैल्यू क्या आती है, चलिए तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं 18.25 का यल से करते हैं और यहाँ 13.5 का यल से करते हैं, तो यहाँ प्लस में है और ये प्लस में है, तो जब बराबर की इधर साइड आएगा 13.5 यल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4.75 यल हो जाता है। और यहाँ पे 18.25 का मल्टीप्लाई 110 से करते हैं तो कितना आता है 2007.5, जो कि यहाँ प्लस है, जब बराबर पे इधर से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस पे आ जाएगा। और यहाँ पे 13.5 का मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 205 है, यहाँ पे 205 है ये, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 2767.5 आता है। फिर इन दोनों क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो चलिए इसको क्लीन कर लेते हैं और आगे लिखते हैं। नहीं यार, ये 2767.5 एवं 2007.5 को जब घटाए हैं तो हमारे पास कितना आता है, कितना आता है 760 और वो 4.73 था ही 4.75 था। तो ये जो यल के साथ मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे क्या आएगा, बटे अपान पे आ जाएगा, यल इक्वल टू आ जाएगा ये, तो ये अपान पे आ जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा 4.75। जब हम क्या करते हैं, इसे दशमलव हटाते हैं तो यहाँ ऊपर डबल जीरो आ जाता है और यहाँ पे दशमलव क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है दशमलव, ठीक है। तो 475 हो जाता है। 475 को जब हम इससे काटते हैं तो यल इक्वल टू कितना हो जाता है, ये 160 बार में कंप्लीटली डिविजन हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे यल क्या हो गया, ट्रेन की लंबाई हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन की लंबाई है ही, तो हमें स्पीड ज्ञात करनी ट्रेन की, तो वहाँ पे क्या था एल प्लस किसी भी, चाहे पहले स्पीड पे रख दें चाहे दूसरी स्पीड पे पहले हम रख सकते हैं एल की, ठीक है। तो एल प्लस 110 था यहाँ पे पहले की स्पीड, तो और यहाँ 13.5 सेकंड था, ठीक है ना। तो यहाँ यल की क्या रखते हैं 160 प्लस 110 बटे 13.5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कहाँ गए, 270 अपान 13.5, ठीक है ना। ये यस के बराबर है, ठीक है ना। तो चलिए इसे डिविजिबल करते हैं, और इसे डिविजिबल करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, ये क्या है मीटर में है लंबाई, इसलिए ये मीटर प्रति सेकंड पे आएगा और सेकंड पे है। तो यहाँ पे जो यस आएगा, चलिए इस हिसाब कर लेते हैं, लिखते हैं जो यहाँ पे यस है वो, इसको लिखते हैं, थोड़ी सी लिख देते हैं। इसको काटने पर हमें क्या आता है कि 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाता है, क्योंकि ये मीटर पे था लंबाई और टाइम क्या था सेकंड पे था, ठीक है ना। तो इसे क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में हमें आंसर दिया है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 20 मल्टीप्लाई, जब बड़ी यूनिट में करते हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में करते हैं, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं, तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं,
ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 चौको 20 और 4 18 चौको 72, मतलब 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रति घंटा क्या हो जाती है, इसकी स्पीड हो जाती है, जो कि ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है। पानी के एक टैंक को 3 पाइपों एक्स वाई जेड के माध्यम से 5 घंटे में भरा जाता है। पाइप वाई से 3 गुना तेज है और पाइप एक्स से 2 गुना तेज है। तो पानी के टैंक को पाइप एक्स अकेले कितने भरा जा सकता है, कितने समय में भर सकता है? तो इसको हम रेशियो के माध्यम से करते हैं। चलिए ठीक है, तो करते हैं। तो एक्स वाई और जेड हमारे पास क्या है, 3 नल है। तो और इसमें हिंट दिया है कि पाइप जो जेड है पाइप वाई से 3 गुना तेज है। पाइप वाई से 3 गुना, अगर ये 1 है तो ये 3 गुना तेज है। ठीक है ना। और यहाँ और हिंट दी है कि पाइप वाई है जो यक्स से 2 गुना तेज है। पाइप वाई यक्स से 2 गुना, अगर यक्स 1 है तो यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा क्योंकि 2 गुना है। और जब ये 2 गुना है तो ये इसका क्या था, वाई का 2 गुना क्या था, जेड था। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब ओरिजिनल इसका रेशो क्या बन के आएगा, 1:2:6 बन के आएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे हमें क्या दिया है कि तब टोटल वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा इसका, क्या करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास टोटल वर्क कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, 1 घंटे कहलाएगा। तो 6 2 8 1 9, मतलब 9 काम क्या करते हैं हम 1 घंटे में करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5 घंटे में भरा जाता है। तो 5 घंटे में जब भरेंगे तो कितना, 45 यूनिट भरेगी हमारी टंकी। ठीक है ना। तो अब हम क्या बोल रहा है कि यक्स अकेले भरने में कितना समय लगेगा। तो यक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है यहाँ पे। ठीक है ना। तो यक्स 45 काम है, यक्स अपनी एक एफिशिएंसी के साथ काम करेगा तो 1 काम करेगा। तो इसका क्या हो जाता कि जब 1 से डिविजन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 45 ही बार में कटेगा। मतलब 45 घंटे में वो क्या कर सकता है, टंकी को कंप्लीट भर सकता है नल, ये चाहे एक्स चाहे तो। ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो डी होगा विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है। बस है, यदि मैं एक वस्तु को ₹595 में बेचता हूँ तो मुझे 19% लाभ होता है। यदि मैं इसे 475 में बेचता हूँ तो मुझे होने वाला लाभ या हानि का परसेंटेज बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 19% का लाभ होता है। तो लाभ लाभ क्या होता है, लाभ जब होता है 19%, तो इसका मतलब हो जाएगा 119% लाभ। 19% लाभ हुआ, जो कि 100% ऑलरेडी हम मानते हैं किसी चीज़ को। तो 119% लाभ हो जाएगा। जब 119% की वैल्यू यहाँ पे कितने दी है, 595 दी है। ठीक है ना। 595 क्या करता है, 95। ठीक है ना। 119% वैल्यू। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि उसका ओरिजिनल मूल 100% होता है कोई चीज़ का मूल। तो ठीक है, 100% की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, 595/119 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो कि 119 और 595 क्या है, एक कम 1 और 595 मतलब 5, ये 5 से पूर्णतः डिविजन है। तो 5 इन मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको मतलब हो जाएगा इसका 500। इसका मतलब किसी वस्तु का जो रेट है वो सीपी है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 500 हो गया। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे सीपी हमारे क्या हो गया, 500 हो गया, इसे रफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे सीपी हमारी क्या हो गई थी, 500 हो गई थी कॉस्ट प्राइस। अब क्या बोल रहा है, इसे 475 में बेचता है, मतलब एसपी सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है, 475 है। तो हम खरीद 500 में रहे हैं और 475 में बेच रहे हैं, तो हमें कितना का फायदा, इसमें हानि हो रही है हमें। तो इसमें हमें हानि कितनी हो रही है, इसमें जो लॉस हो रही है वो 25 रुपीज़ की लॉस हो रही है। तो और यहाँ पूछा क्या है कि होने वाला लाभ या हानि का परसेंटेज, जो लॉस हो रही है उसको परसेंटेज निकालना है। तो हमें लॉस किस पर हो रही है, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पर हमें लॉस होती है, जो खरीदा हुआ मूल होता है उसी पर लॉस या कि प्रॉफिट होता है। ठीक है। तो इसको परसेंटेज पर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो लॉस है ऊपर रख देते हैं और सीपी क्या करते हैं 500, सीपी नीचे रख देते हैं और मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज में निकालने के लिए। तो ये 0 ये 0 कैंसिल हो जाएंगे और 5 कम 5 5 25, मतलब 5% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो कि ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होगा। दोस्तों ये ए मान सिंप्लीफिकेशन से है,
और इसके लिए तो एक शानदार ट्रिक भी होती है, लेकिन यहाँ पे ट्रिक अगर मैं बताता हूँ तो फिर उसके लिए वीडियो भी बड़ी हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं तो मैं ट्रिकी वाली वीडियो बना के दे सकता हूँ आपको, और अगर आप कमेंट बॉक्स पे करें तो मैं दे दूंगा आपको वीडियो बना के। चलिए ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं प्रेजेंट के लिए। तो इसमें क्या दिया है कि a माइनस 1/a इक्वल टू क्या दिया है, 7 दिया है। तो हमें a स्क्वायर प्लस किसकी, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें दोनों पक्ष का स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें क्या होता है प्लस 1/a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस होता है तो 2ab होता है, तो 2a और b हो जाएगा। तो इससे और इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर है तो 49 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन यहाँ माइनस में है, तो जब ये इधर जाएगा तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस में है तो यहाँ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 49 और 2 कितना हो जाता है 51, जो कि ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर होगा। और इसके लिए यदि आपको ट्रिक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम सबसे बेस्ट से बेस्ट आपको ट्रिक देंगे, जिससे कि आप विद इन सेकेंड में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन कोस्ट गार्ड में तो 100% बने ही रहते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है जिसे हम सॉल्व करते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री से है। तो क्वाट की पावर 4 थीटा प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दिया है 3.6 दिया है। तो हमें क्या याद करना है, कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा याद करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम जो दिया है उसी से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है कि क्वाट की पावर 4 थीटा प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा, तो एक सर्वसम क्या होती है हमारी 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम चाहें तो कॉट स्क्वायर थीटा को क्या कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका उपयोग होगा इसलिए हमने बता दिया आपको। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यदि यहाँ पे क्वाट की पावर क्या लिखा है 4 थीटा प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3.6 है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्वाट स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हो जाएगा क्वाट स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं, क्वाट स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू 3.6 हो जाएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और इसे क्या कर सकते हैं ठीक है ना, थीटा +1। तो सर्वसम से क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3.6, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक की पावर 4 थीटा -1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3.6, जो कि हमें वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड करनी थी, कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया 3.6, जो कि ऑप्शन ये यहाँ पे विल बी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां थीं। एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। यदि कक्षा का कुल औसत अंक 14.2828 हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। तो यदि हमें 2 एवरेज और उसको मीन्स एवरेज दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, एलिगेशन से भी कर सकते हैं और इसे नॉर्मल मेथड से भी किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल मेथड से ये बहुत बड़ा हो जाता है, लेंदी हो जाता है, इसलिए हम इसे शॉर्ट ट्रिक एलिगेशन से करते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या दिया है कि 9 लड़के एवं कुछ लड़कियों की परीक्षा में लड़कों का एवरेज, मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं बॉयज़ का एवरेज कितना है 13 है, और गर्ल्स का एवरेज कितना है, गर्ल्स का एवरेज 15 है, ठीक है ना। और टोटल कक्षा का एवरेज कितना है 14.28 है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो एवरेज दिया है, यहाँ पे टोटल एवरेज, यहाँ पे जो नंबर आएगा एलिगेशन के थ्रू वो क्या कहलाता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी कहलाती है। मतलब जितने भी बॉयज़ की संख्या होगी, गर्ल्स की संख्या, वो यहाँ पे नंबर आएगा। तो यहाँ पे कैसे करते हैं, बड़ी संख्या से इसको घटाएंगे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ऐसे। यहाँ 14.28 से 13 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1.28 आ जाएगा। और यहाँ पे घटाएंगे 15 में से 14.28 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.72 आ जाएगा। ठीक है ना। और इसे क्या करते, दशमलव से दशमलव कैंसिल कर देते हैं तो 72 और 128 बचता है। तो इसे हम क्या करते हैं, कुछ काट लेते हैं। तो ये कैसे कटेगा, 16 तो कैसे कटेगा, 8 नाम 72 और 16 नहीं है, 16 नंबर एक, चलिए 16 से काटते हैं, चेंज कर लेते हैं और काटते हैं इसे। तो कैसे काटते हैं, 8 से काटते हैं तो 8 नाम 72 हो जाता है, और ये 8 से काटते हैं तो ये कितनी बार में करते हैं, 16 बार में करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, बॉयज़ की संख्या, जो कि बॉयज़ की संख्या में कितनी दी है, 9, लड़के की संख्या क्या दी है, ऑलरेडी 9 दी है। तो यहाँ पे 9 बॉयज़ हैं, और यहाँ पे तब इसमें कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बॉयज़ की संख्या सेम है। तो यहाँ पे गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, तो कक्षा में विद्यार्थी की कुल कितनी संख्या होगी, तो मतलब कुल विद्यार्थी 16 गर्ल और 9 बॉय, मतलब कितने हो जाएंगे, 25। ठीक है ना। जो कि आंसर सी विल बी राइट आंसर होगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और जिसे हम सॉल्व करते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन से नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम से है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये यदि 7 की पावर 21 है, प्लस 7 की पावर 22 है, प्लस 7 की पावर 23 है, प्लस 7 की पावर 24 है, तो इसे 25 से डिविजिबल किया जाता है तो क्या शेष बचता है, इस शेष ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो चलिए ज्ञात करते हैं। यदि हम इसमें 7 की पावर 21 कामन ले लेते हैं, तो चलिए 7 की पावर 21 कामन ले लेते हैं तो क्या बचता है, 1 प्लस 7 की पावर 1 बचेगा, प्लस 7 की पावर 2 बचता है, प्लस 7 की पावर 3 बचता है। ठीक है ना। इतना दिया है तो क्या हो जाएगा, अगर 7 की पावर 21 हो जाएगा, ये हुआ, और 1 प्लस 7 प्लस 49 और प्लस 343 हो जाता है, 7 का क्यूब। ठीक है ना। अब इसको क्या करते, जोड़ते हैं, 21 हो जाएगा ये। अब इसे जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आएगा, 7 1 8, 343 49 कितना होता है, 392, 392, 7 1 8, 300, मतलब 400 हो जाएगा ये 400 हो जाएगा। चलिए अब इसे क्या बोला, 25 से विभाजित करना है। अब इस सब को 25 से विभाजित करना है तो इसमें क्या करते हैं, 7 की पावर 21 है, अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं हम, और लास्ट में क्या करते हैं, डबल जीरो वाली संख्या से, जो कि 25 से पूर्णतः डिविजल होती है, और इसे 4 से मल्टीप्लाई करके काटते हैं, 25 से काटेंगे तो ये डबल जीरो वाली जो संख्या होगी 25 से पूर्णतः डिविजल हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या शेष तो जीरो बचेगा, इसलिए यहाँ पे क्या आंसर होगा, आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि 25 से कोई भी संख्या जो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि लास्ट में 5 हो या कि 0 हो, तो इसमें क्या है, 0 है, तो जो ये संख्या क्या होगी, 25 से पूर्णतः डिविजल हो जाएगी। ठीक है ना। एक प्राकृतिक संख्या को जब 9 10 12 या 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। ऐसी सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो ये एलसीएम से क्वेश्चन है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 9 10 12 15, ठीक है दोस्तों, इन सब का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, लिए इसके एलसीएम तोड़ते हैं, इसका क्या हो जाएगा, 3 3 9, जो स्क्वायर वाले वैल्यू होते हैं उसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। चलिए 9 हो गया, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 5 2, इसका फैक्टर इतना फैक्टर हो जाएगा। ठीक है ना। अब 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 3 के रूप में तोड़ते हैं, और इसको कैसे तोड़ते हैं, 5 और 3 के रूप में तोड़ते हैं। तो चलिए ठीक है, इसके ये फैक्टर हो गए। तो इसमें 3 की जगह क्या है, 3 3 9 के अंदर 3 आता है, तो 3 नहीं लेंगे, 9 ले लीजिए। ठीक है ना। अब क्या लेते हैं, 2 वाले में क्या आता है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 है, तो 4 ले लिए। और यहाँ पे 5 वाले में क्या है, 5 है, तो 5 ले लेते हैं। ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एलसीएम पता चल जाएगा, 9 चौको 36, 36 पंचे 180। ठीक है ना। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 180 हो गया। और इसमें क्या बोल रहा है कि अब प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। ये संख्या जो है इन 9 10 12 और 15 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगी,
लेकिन हमें क्या बोला है कि 3 शेष बचाना है, इसमें 3 और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 183। 183 जो संख्या होगी वो 9, 10, 12, 15 से डिविजिबल करने पर हमेशा 3 शेष देगी, इसलिए इसमें 183 विल बी राइट आंसर होगा। ये सॉल्व करते हैं। एवरेज से हम 21 प्रेक्षणों का मान 40 है। यदि 10 प्रेक्षणों में से प्रत्येक का मान 21 बढ़ा दिया जाए तो प्रेक्षणों का नया मान क्या होगा। तो चलिए इसको पहले निकाल लेते हैं, टोटल नंबर निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। 21 प्रेक्षणों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चलिए 21 का हो गया 40 है, तो मल्टीप्लाई 40 कर देते हैं इसमें डायरेक्ट, तो आ जाएगा 21 को 4 कम 4 हो जाता है, 4 दूनी 8 हो जाता है, ठीक है ना। 840 हो गया, ठीक है। तो और इसमें क्या बोला 10 प्रेक्षणों में से प्रत्येक का मान 2 बढ़ा 21 बढ़ा दिया जाता है, यहाँ पे 21 है। 21 है कि नहीं, यहाँ क्यों नहीं सॉल्व बोल रहा है 10 प्रेक्षणों में से प्रत्येक का मान 21 बढ़ा दिया जाए तो प्रेक्षणों का नया मान क्या होगा। तो चलिए 10 प्रेक्षणों को बढ़ा देते हैं 21, तो 10 प्रेक्षणों को बढ़ा दिए 21 से मल्टीप्लाई कर दिए कितना आ जाएगा 21 दहा 210, मतलब 210 क्या होगा बढ़ गया। तो इसको टोटल क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो 0 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 8 10 हो जाएगा 1050, मतलब कि 1050 क्या होगा 21 प्रेक्षणों का अब हो गया, ठीक है ना। तो हम नया मान निकालना है, तो 21 प्रेक्षणों का है 1050 टोटल वैल्यू, इसको एवरेज निकालेंगे तो उसी नंबर से क्या करते हैं टोटल योग कर देते हैं उन्हीं नंबरों का और उसी नंबर से भाग देते हैं, ठीक है ना। तो इससे 21 से अब जब भाग दे देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, इसे काटते हैं देखते हैं। तो चलिए इसे क्रॉप काटते हैं कि 21 से कम 21, 21 पंचे 105 होता है, इसका मतलब 50 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका एवरेज जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा 50 होगा। चलिए ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर होगा, जिसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है कि 2 संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो इन संख्याओं में से एक संख्या ज्ञात करना है, मतलब कोई भी संख्या ज्ञात करनी है। चलिए तो इसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें दिया है 2 संख्याओं का योग, मतलब मान लीजिए 2 संख्या मान लेते हैं हम कि एक x है और एक y है, तो x + y = कितना दिया है 9 दिया है, ठीक है ना। और क्या दिया है उनके व्युत्क्रम, मतलब 1/x और उनका योग है ना प्लस 1/y इक्वल कितना दिया 1/2 दिया है। तो इसके एलसीएम ले सकते हैं, x + y हो जाएगा ऊपर, नीचे xy हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो 1/2 ही रहेगा। चलिए तो इस ऐसा हो गया। अब यहाँ x + y की वैल्यू कितनी दी है 9 दी है, तो इसका मतलब हो जाएगा 9/xy = 1/2। तो यहाँ xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन को 9 दूनी 18, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे आया है x y = वैल्यू आ गई 18 आ गई है और x + y की वैल्यू 9 दी है, तो इसे हम क्रॉप कर देते हैं इसे यहाँ से, और x + y = कितना दिया है 9 दिया है और x y = कितना आ गया था 18 आ गया था। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू किसी की निकाल लेते हैं। तो चलिए हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18/y हो जाएगी, जिसे हम इस समीकरण इसमें पुट कर देते हैं, तो 18/y + y = 9 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 + y² एलसीएम ले लेते हैं और ये क्या हो जाएगा 9y हो जाएगा, एक स्क्वायर समीकरण बन गया, ठीक है ना। 9y हो जाएगा यहाँ पे, तो ये वर्ग समीकरण बन जाता है। तो इसको क्या करते हैं y² - 9y + 18, तो इसमें क्या करते हैं कि 6 3 18, मतलब 6 3 18, तो इसका ऐसे फैक्टर में तोड़ते हैं, तो इसको तोड़ सकते हैं फैक्टर के रूप में, 0 हो जाएगा यहाँ पे। इसको फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा y, इसको साफ ना कर लें, साफ करते हैं। तो चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो y² - 3 सॉरी 6y - 3y + 18 = 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा, इस कॉमन लेंगे तो y कॉमन ले लिए तो y - 6 हो जाएगा, और -3 कॉमन लेंगे तो y - 6 हो जाएगा = 0। इसका मतलब y - 3 और y - 6, तो इसमें एक क्या हो जाएगी, एक संख्या y बराबर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, एक 6 हो जाएगी। तो इसमें दिया क्या है 3 तो दिया नहीं है, 6 दिया है, इसका मतलब इसकी एक संख्या क्या हो जाएगी 6, जो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो परसेंटेज से है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी होगी।
ठीक है। तो इसमें मासिक आय, तो इसको हम फ्रैक्शन के रूप में, परसेंटेज को फ्रैक्शन के रूप में बदल के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। 30% को हम क्या लिख सकते हैं, 30% को हम लिख सकते हैं 3/10 लिख सकते हैं, ठीक है। और 60% को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन की रूप वैल्यू हो गई। तो इसमें क्या बोलता है कि खर्च करती है, अगर उसके पास पहले 10 रुपये था, रेशियो के रूप में सॉल्व कर रहे हैं हम, 10 रुपये था, इसमें 3 खर्च कर दी तो उसके पास कितना बचता है, 7 रुपये बचता है, क्योंकि यहाँ पे हम बचत कितने दी है, 6800 रुपये दी है, ठीक है ना, 7 बचाती है। और इसमें 5 रुपये उसके पास था, और तो 3 खर्च करती है तो कितना बचता है उसके पास, 2 रुपये बचता है। तो ठीक है, तो इसको पूरी ये क्या कहलाएगी, ये उसकी पूरी इनकम कहलाएगी, 10×50 ये इनकम कहला गई। ये रेशियो ऐसे हो जाएगा, और 7×14 ये इतना उसका सेविंग हो गया। तो उसने सेविंग 14 नहीं कितना की है, 6800 करती है, ठीक है ना, जो कि ये 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6800 है। तब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6800/14 हो जाएगी, ठीक है ना। तब हमें क्या ज्ञात करना है, उसका टोटल कुल मासिक आय ज्ञात करनी है। मासिक आय क्या है, 50 है, तो यहाँ 50 ना होकर 50 मल्टीप्लाई, रुकिए इसे क्लीन कर लेते हैं, 6800×5 ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मासिक आय ज्ञात करनी है उसकी ना, तो मासिक आय 50 नहीं है, 50 ना होकर क्या है उसकी, 50 मल्टीप्लाई बाई कितनी थी, सॉरी 6800 6300 है, बोला था यहाँ 6300 इसमें लिखा हुआ है। तो 6300/6300 क्या हो जाएगा, 14 था ना, ये 14 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 7 से हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, कट जाएगा तो, और ये क्या होगा, 7 कम से 7 नाम 63, मतलब 900 900 हो जाएगा, ठीक है ये। और 25 नैया 25 नहीं क्या होता है, 225, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 नहीं 225 और 00 है, मतलब 22,500। इसकी जो एक महीने की इनकम थी 22,500 थी, जो कि किस में है, ऑप्शन सी बिल भी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है जिसे सॉल्व करते हैं। ये टाइम एंड वर्क से, डिस्टेंस से है ये भी। तो क्वेश्चन देखते हैं। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर मधु अपने विश्वविद्यालय 15 मिनट देर से पहुंचती है, और अगली बार वह क्या करता है, अपनी गति को 2 किलोमीटर बढ़ा देता है, परंतु फिर वह 5 मिनट देर से पहुंचता है। तो उसके घर से विश्वविद्यालय की दूरी ज्ञात करना है। तो इसमें एक फैक्ट होता है कि जब दोनों बार देरी से पहुंचता है तो क्या होता है, घट जाता है, और जब एक बार देरी से और एक बार लेट से पहुंचता है तो क्या होता है, दोनों जुड़ जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि टाइम कितना हो जाएगा, इसमें 15 मिनट देरी से पहुंचा है और 5 मिनट देरी से पहुंचता है, तो कहीं ना इसमें टाइम क्या हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा, ठीक है ना, घट जाएगा इसमें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो कैसा है इसमें कि पहले क्या करता है, 10 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, तो कितना 10 किलोमीटर स्पीड चलता है तो 15 मिनट देर से पहुंचता है, और बाद में क्या करता है, 2 किलोमीटर बढ़ाता है स्पीड को, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 12 किलोमीटर चलता है, तो क्या करता है, 5 मिनट, फिर भी 5 मिनट देर से पहुंचता है। तो टोटल दूरी ज्ञात कर लेते हैं एलसीएम के हिसाब से। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ये टोटल दूरी रेशियो के रूप में कहलाती है, ठीक है ना, ये ओरिजिनल दूरी नहीं कहलाती। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 और 60 कैल्शियम, 12 और 10 कैल्शियम होता है 60, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, हम इसकी एफिशिएंसी ज्ञात कर लेते हैं कि 1 घंटे कि यह एक मतलब कितने टाइम में इतना कवर कर लेगी, ठीक है ना, इसकी एफिशिएंसी कितनी है। तो 10 के हिसाब से चलती है तो यह 6 घंटे लेता है, और 12 के साथ चलता है तो 5 घंटे लेता है, इसी स्पीड चलता है, तो इसकी एफिशिएंसी है, ठीक है ना। तो ये 6 घंटे और 5 घंटे, मतलब इनके घंटे बीच में कितना डिफरेंस है, 1 घंटे, मतलब 60 मिनट का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि उसने 15 मिनट देर से पहुंचा और यहाँ पे 5 मिनट देर से पहुंचता है, तो वो टोटल एवरेज 10 मिनट देर से पहुंचता है, दोनों घट जाएंगे। तो यहाँ पे 60 मिनट नहीं बल्कि वो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/60। तो यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक रेशियो की वैल्यू 1/6, तो टोटल दूरी हमारे पास कितनी थी, 60 थी, तो 60 और एक रेशियो वैल्यू कितनी थी, 1/6, तो इसे 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 कम 6 6 दहा 60, मतलब ये क्या आ जाएगा, 10 किलोमीटर उसकी दूरी थी, उसकी यूनिवर्सिटी की दूरी। तो ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और हमारे पास है, जो कि
ज्योमेट्री से है। तो एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस जिनकी भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर क्या है लंबा एक विकर्ण है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए इसको क्या करते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये समांतर चतुर्भुज हमारा हो गया। तो इसमें क्या बोला है कि छोटी वाली क्या मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, मान लीजिए इसे 8 सेंटीमीटर मान लीजिए और इसे 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं और इसमें एक विकर्ण डाला है जिसकी क्या है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर हो गया। तो इसमें समचतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके विकर्णों के वर्गों का योग, इसके जो विकर्ण मान लीजिए इस नाम देते हैं ए बी सी और डी, एक विकर्ण ऐसा 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 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके विकर्णों का जो वर्ग, इसके विकर्णों के वर्ग का जो योग होता है वो दो जो भुजाएं होती हैं भुजाओं के वर्गों के योग का दुगना होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं वही प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी, तभी ये जो बीडी विकर्ण है उसकी लंबाई निकलती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक विकर्ण क्या है ए सी है, तो ए सी की लंबाई कितनी 10 है, तो ए सी हो गए ए सी का स्क्वायर, एक विकर्ण का स्क्वायर, दूसरा विकर्ण बी डी है, बी डी का स्क्वायर इक्वल टू 2 गुना किसके भुजाओं की लंबाई के वर्गों का योग के, ठीक है ना। 12 का स्क्वायर, एक भुजा ए बी है और प्लस 8 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा जो कि भुजा कौन सी है बी सी है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया, वैल्यू लिख दिया हूँ। तो ए सी क्या हो जाएगा ए सी 10, तो मतलब यहाँ पे 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस बी डी की तो ज्ञात करना है, बी डी की स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 बार हम 144 28 64, तो इन दोनों का योग कितना होता है, कितना होता है हो जाए। तो इसमें 144 प्लस 64 कितना होता है 2 मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे, और ये 144 और 64 होता है 208, ठीक है ना। तो 208 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 416, ठीक है। और इस 416 में क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा ये 100, तो इसमें हो जाएगा 316 और यहाँ पे बी डी का स्क्वायर चल रहा है, तो बी डी का स्क्वायर जो है इसमें रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे लग जाएगा रूट, ठीक है। तो 316 का वर्गमूल क्या होता है 17, वर्गमूल होता है वो 17.777 के बराबर होता है। तो इसको अप्रॉक्सीमेट इसमें क्या 17.77 दिया नहीं तो 17.8 दिया है ऑप्शन डी में, इसलिए 17.8 अप्रॉक्सीमेट ले सकते हैं जो कि ऑप्शन डी विल भी राइट आंसर होगा हमारे पास। ये टाइम एंड वर्क से है तो इसे सॉल्व करते हैं। रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में क्या करता है कंप्लीट करता है, जबकि अंजी इसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देता है ना। तो वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर रंजीत काम को छोड़ देता है, तो अंजी शेष काम को खत्म करने में कितना टाइम लेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जो रंजीत है मतलब आर, रंजीत कितने दिन लेता है 25 डेज लेता है, ठीक है। और जो अंजी ए कितने दिन लेता है ए 20 डेज लेता है ना। तो इसका एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकाल सकते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका हो जाएगा 100, ठीक है ना। तो ये 25 चौको 100 और 20 पंचे 100, मतलब रंजीत की जो एफिशिएंसी 4 है और अंजी की एफिशिएंसी 5 है। तो क्या करते हैं ये दोनों ए प्लस बी दोनों कितने दिन तक काम करते हैं यहाँ 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं ना। तो 5 दिन तक जब काम करते हैं दोनों मिलकर, दोनों की एफिशिएंसी कितनी 5 4 9 मतलब 9, एक दिन में 9 काम करते हैं तो 5 दिन जब काम करेंगे तो कितना हो गया 9 पना 45 हो जाता है, ठीक है ना। और टोटल वर्क 100 है, 100 में से जब 45 घटाएंगे तो कितना बचता है हमारे पास, अब वर्क कितना बचा 55 वर्क बचा हमारे पास, ठीक है ना। तो अब इस वर्क को क्या फिर क्या बोलता है कि रंजीत छोड़ देता है, तो अंजी शेष काम को, अंजी की एफिशिएंसी कितनी है अंजी की एफिशिएंसी 5 है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। अंजी की एफिशिएंसी जो है 5 है और काम हमारे पास कितना बचा है 55 बचा है। तो जब टोटल वर्क सूत्र पता है क्या होता है, एक दिन में काम करता 5 काम करता है तो अपन को इसमें 5 को भाग कर देंगे तो कितने हमें दिन निकल आए कितने दिन में काम टोटल करेगा, तो 5 कम 5 11 5 55 मतलब 11 दिन में वो क्या करता है उस वर्क को कंप्लीट, जो बचा वो काम 55 है उसे कंप्लीट कर देता है, जो कि ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होगा। ये मेंजुरेशन से है। तो इसमें क्या बोला है कि भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 मीटर 30 मीटर और 78 मीटर है, तो और क्या बोल रहा है कि 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल
करने की लागत क्या है। अच्छा, तो इस समतल करवाने में 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर लगता है। तो चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। एक त्रिभुज बनाते हैं हम। एक त्रिभुज बन गया हमारा। इसमें क्या बोल रहा है, एक भुजा 72 है, एक 78 है। 72 किसको माने कि एक क्या है, 72 में है 72 मीटर, एक 30 मीटर और एक 78 मीटर, ठीक है ना। ये असमांतर त्रिभुज है। तो चलिए अब इसमें क्या करना है कि ये 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करवाने की लागत ज्ञात करना है ना। जैसे हम हेरो के सूत्र से क्या करते हैं, इसका पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। ये असमांतर त्रिभुज है, इसलिए इसे हेरो के सूत्र से निकाला जाता है। तो इसका क्या होता है, अर्ध परिमाप पहले निकाल लेते हैं। तो यस बराबर कितना होता है, तीनों भुजाओं का योग बटे 2। अर्ध परिमाप, पूरा परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो इसमें तीनों भुजाओं का योग बटे 2 कर दें तो अर्ध परिमाप निकल आएगा। तो इसका अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, 78 प्लस 72 प्लस 30/2 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर होता है, 90 के बराबर होता है, ठीक है ना। 78 72 और 30 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, और भागे 2 कर देंगे तो इस यस जो निकल आएगा वो 90 निकल आएगा, ठीक है ना। तो हमारा अर्थ परिमाण निकल गया। अब हेरो का सूत्र क्या होता है कि हेरो का सूत्र होता है अंडर रूट यस यस माइनस ए, मतलब ए मतलब कोई भी एक भुजा, फिर यस माइनस बी और यस माइनस सी, ये होता है, ठीक है ना। तो ए मतलब कोई भी भुजा 72 मान लो, बी मान लो 30 और सी मान लो 78। तो ठीक है ना, ये हेरो का सूत्र हो गया। अब इसमें जब वैल्यू पुट करते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज करते हैं इसे। तो इसमें क्या हो जाता है कि इसमें जब वैल्यू पुट करते हैं और उसे घटाते हैं तो क्या हो जाता है कि हमारे पास यस कितना दिया था अंडर रूट के अंदर, ये यस मतलब 90 अर्थपरिमाप गुणे यस माइनस ए क्या दिया था 18, और यस माइनस बी क्या दिया था, यस माइनस क्या बी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यस माइनस सी हो जाएगा 60, ठीक है ना। तो अब इसे क्या करते हैं हम, ये इसे जब इसे वर्गमूल निकालना है तो इसे फैक्टर के रूप में तोड़ लेते हैं। जैसे इसको तोड़ लेते हैं, 3 त्रिकाई 9 और 9 पना 45, 45 दूनी 90, और इसके 9 दूनी 18 को तोड़ लेते हैं, 4 3 12 तोड़ लेते हैं, 12 5 60 तोड़ लेते हैं। तो इसके जब स्क्वायर रूट से बाहर इसे निकालेंगे तो इसका 1080 का क्या होता है, स्क्वायर रूट अंदर से वैल्यू बनेगी, ठीक है ना। 1080, लेकिन हमें क्या इसमें दिया है कि ये क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर के रूप में हो जाएगा ये। लेकिन क्या ज्ञात करना है कि इसमें 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने में लागत लगती है। तो ये इतना तो मीटर स्क्वायर हो गया, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर कितना लगता है, 20 पैसे लगता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि 1080 मीटर स्क्वायर का पैसा ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो पैसे के रूप में दिए तो 20 का मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा, 1080 जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 108 दूनी 216 होता है, ठीक है ना। डबल जीरो ये हो जाएंगे। ये पैसे में आया है इसलिए इसे रुपए में आंसर दिया है, तो रुपए में इसे चेंज करने के लिए 100 को भाग दे देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो एक आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 216 रुपये, जो कि ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर होगा। मस्त बढ़ा चलता है। कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपये होता है, ठीक है ना, प्राप्त होता है। तो इसमें एस आई सिंपल इंटरेस्ट दिया है 120 रुपये। तो चलिए ये तो नॉर्मल फार्मूले से कर सकते हैं इसे हम। तो यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट के रूप में क्या दिया है 120 रुपये। तो चलिए इसे करते हैं। तो एस आई बराबर क्या होता है, पी गुणे आर गुणे टी होता है अपान 100 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया है 120 एस आई दिया है, और पी मूलधन तो दिया नहीं है, तो 120 बराबर पी गुणे आर कितना दिया है, आर दिया है 6%, यहाँ पे जो रेट दिया है वो कितना दिया है 6%। तो चलिए ये 6 हो गया, और टाइम कितना दिया है 10 वर्ष दिया है अपान 100 ये हो गया, ठीक है ना। तो इसे क्या करते हैं कि अब इसे मूलधन ज्ञात करना है हमें। तो मूलधन पी बराबर कितना हो जाता है, चलिए पी बराबर ज्ञात कर लेते हैं। तो पी बराबर हो जाएगा 120, सब मल्टीप्लाई में है तो अपान में आ जाएंगे, और ये जो 100 है ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये डबल जीरो हो जाएगा, और ये 6 × 10 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, मतलब ये 2 डबल जीरो रूप में हो जाएगा। मतलब जो ये प्रिंसिपल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा
ये 200 के बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर होगा। ये भी सिंप्लीफिकेशन टाइप से है, बाकी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, इसमें दिया है x प्लस वाई बराबर 3 दिया है, x प्लस वाई बराबर 3 दिया है, और x इंटू वाई बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। तो हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम x और y की ऐसी कोई वैल्यू मान लेते हैं जो कि सेटिस्फाई कर दे दोनों बार। यदि हम x बराबर 2 मान लें और y बराबर 1 मान लें तो सेटिस्फाई कर देगा। 2 1 3 हो जाता है, तो और यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 और 1 मल्टीप्लाई करते 2, यहाँ पे सेटिस्फाई कर देता है। इसलिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्स क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और 2 का क्यूब माइनस 1 माने है ना वाई आ गया, तो वाई का क्यूब हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसमें 7 ऑप्शन बी विल राइट आंसर होगा, ठीक है, जो कि इंग्लिश का है। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है कि अ सेंटेंस विथ एन अंडरलाइन वर्ड इज गिवन बिलो, फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इज मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, प्राइजेस वेरी वाइडली फ्रॉम शॉप टू शॉप। इसमें हमें क्या करना है कि वेरी की मोस्ट सुटेबल मीनिंग चेक करनी है। ठीक है ना, तो वेरी का मतलब क्या होता है, वेरी का मतलब होता है फ्लैक्चुएट, मतलब जो स्थिर ना रहे, मतलब वेरी करता हो। तो इसमें क्या होता है कि एग्री, एग्री मतलब सहमति हो जाता है, कॉरेस्पॉन्ड मतलब होता है उसके समक्ष होता है। और ये डिफर, डिफर का मतलब होता है डिफरेंट, सेम ना होना। और बैरी का मतलब होता है फ्लैक्चुएट, मतलब वैल्यू क्या होती है, सेम ना होना, मतलब कहीं यहाँ रहे कहीं यहाँ वैल्यू रहे। तो डिफर, डिफर की मतलब भी वही होता है कि वैल्यू सेम ना होना। तो इसका मतलब होता है कि वेरी का जो मोस्ट सुटेबल मीनिंग हो जाएगी वो डिफर हो जाएगी। एंटोनिम्स, इसमें एंटोनिम्स आया है इंक्लूड का, तो इंक्लूड का मतलब सीधे एक्सक्लूड होता है, एंटोनिम से इसे याद करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन जो बी है एक्सक्लूड, वो राइट आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पे इसको इंक्लूड करने का मतलब ये था कि यहाँ किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ जाते हैं और हमें किस किस टॉपिक पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना है, इसलिए बाकी ये सब चीज़ें याद करने वाली है। और इसे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स क्वेश्चन आते ही आते ही इन्हें याद कर लीजिएगा आप। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच इज करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। चलिए, एक और क्वेश्चन हमारे पास, ये एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसमें दिया है कि आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द थिएटर। ठीक है ना, तो इसमें क्या करना है कि इसमें बोला है कि आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग, टेकिंग मतलब क्या है, फोर्थ फॉर्म लगा है, फोर्थ फॉर्म मतलब कंटिन्यूस की बात हो रही है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आई, तो इसका जो वॉइस होता है ना उसमें टेंस और सेंस चेंज नहीं होता, मैं पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूस का है, तो आई रिमेंबर हाउ आई वाज बीइंग, ये पास्ट में चला गया, इसलिए ये वाला तो कैंसिल हो गया। और आई रिमेंबर आई वाज बीइंग टेकन टू द थिएटर बाई, ये वाज में हो गया, कैंसिल हो गया। और ये क्या है, ये कंटिन्यूस में है, इसको लेकिन लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। आई रिमेंबर हैविंग बीइंग, हैविंग ये परफेक्ट में जा रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो सी बचता है राइट हो जाएगा। और इसमें जो कंटिन्यूस में होता है उसका बी फॉर्म जो होता है बीइंग होता है। ठीक है ना, और सब्जेक्ट जो होता है वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में। इसमें माय फादर क्या है, सब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्ट में आया है, इसमें माय फादर आ गया बाय माय फादर, और जो आई है वो ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में आ गया है। ठीक है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाता है कि अगर अदर डे की बात है और सेम डे की बात है, तो और इनडायरेक्ट स्पीच के ही क्वेश्चन है, तो इसमें फिर से हम सॉल्व करते हैं इसे। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में यदि सेम डे की बात रहती है तो टेंस चेंज नहीं होता है, और अगर अदर डे की बात रहती है तो टेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिया है इसमें अदर डे की बात है, तो क्या करते हैं, और जिसमें जो अदर डे की बात है तो कैन क्या हो जाएगा, कुड में चेंज जाएगा ना। तो आई आस्ड, इस क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया, अदर डे की बात आस्ड दिया है, इसको इसलिए हम बता रहे हैं कि इसमें अदर डे की बात है। इस बाकी ऊपर वाले में कोई हिंट नहीं दी है कि अदर डे की बात है सेम डे की बात है। चलिए ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले को देख लेते हैं। कैन भी है तो कैन भी तो होगा नहीं, क्योंकि अदर डे की बात है तो कुड लगेगा, तो ये चेंज जाएगा। ठीक है ना,